हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हम रोज ट्राई करेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चंस डिस्कस करें, जो कि आपके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और साथ में जो आरओ आरओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। राइट। तो ये हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आज के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले यदि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें कहा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 15 है, ये प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के साथ। ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड्स की बात की गई है कि इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखिए, ऐसे हमको क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन जब ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो जाता है। ठीक है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पर धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान की बात की गई है, लेकिन निवास स्थान की बात नहीं की गई है। इसीलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राइट। तो ऐसे भी थोड़े थोड़े से जो पॉइंट्स होते हैं वो हमको ध्यान रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद होता है जो कि निलंबित किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद निलंबित किया जा सकता है वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन की कंडीशन में? 19, 20, 21 या फिर 22? तो वो होगा आर्टिकल 19। ठीक है। देन क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स जो कि अवेलेबल होती है केवल भारतीय नागरिकों को और फॉरेनर्स को नहीं दी जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी है? 14, 20 और 15 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भारतीय नागरिकों के लिए केवल अवेलेबल है और फॉरेनर्स को नहीं दी जाती है, उसमें आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 15। ठीक है, अभी हमने अनुच्छेद 15 को डिस्कस भी किया है। अगला प्रश्न है, अब ये क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमको। पहले में कहा गया है, जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये अमेरिकन ओरिजिन का है। ठीक है। फिर कहा गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये कहा किसमें गया है? ये बात की गई है अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 में। राइट। और ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। राइट। कानून के समक्ष समानता की जो अवधारणा है, ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से या फिर ब्रिटिश मूल का है ये। ठीक है, जबकि कानूनों के समान संरक्षण जो है, ये अवधारणा ली गई है अमेरिकी उससे। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पूछा भी गया है कि 103वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो प्रावधान लाए गए हैं उससे। ठीक है, तो इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला दिया हुआ है, जिनकी पारिवारिक आय यानी कि जो फैमिली इनकम होगी, ये सालाना 8 लाख से कम, या जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि की भूमि होगी वो। दूसरा दिया हुआ है, वे जो किसी भी मौजूदा आरक्षण के लाभार्थी नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारी कंडीशंस जो है वो फिट बैठेंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। अब कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? यानी कि किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो नेशनल अवार्ड्स की है वो बनी रहेगी। ठीक है, 95, 96 या फिर 97 या फिर इनमें से कोई भी वर्ष नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 1996। और पीसीएस में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ईयर्स वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 96 हो जाएगा। अगला देखते हैं।
क्वेश्चन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 इज अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर। दोहरे खतरे से सुरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 20 में। इसकी कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उपलब्ध है? कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि कानून की अदालत के अंतर्गत, जुडिशियल ट्राइब्यूनल न्यायिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत, प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी कि विभागीय या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनके समक्ष कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए और बी आंसर होगा, यानी कि कानून की अदालत के अंतर्गत और न्यायिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत हमें दोहरे खतरे से सुरक्षा की कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, जुडिशियल ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा हो गया है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सही से। Which of the following rights as part of Article 21 form part of Article 21 यानी कि इनमें से कौन सी राइट्स हैं, कौन से अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 21 का भाग बनाते हैं? तो राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू रेप्यूटेशन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग सकता है लेकिन इतना टफ नहीं है। थोड़ा सा इसमें अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों ही जो है ये अधिकार हमको आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी अभी हाल में 1-2 वर्ष पहले पूछा गया था जिसमें राइट टू डाई का था। तो क्या हमारे पास मरने का अधिकार होता है? तो राइट टू डाई विद डिग्निटी ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और 2018 में एक केस आया था। 2018 में एक कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक वाद था। इसमें 5 जजों की बेंच ने कहा था कि यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और वो पैसिव यूथनेशिया को ऑप्ट करना चाहता है और मेडिकल ट्रीटमेंट आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है? तभी उन्होंने बोला था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है? अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में कहा गया है डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड dash months unless the advisory board reports sufficient cause for extended detention। किसी व्यक्ति की हिरासत डैश महीनों से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार जो बोर्ड होगा वो विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं दे देता, नहीं प्रस्तुत कर देता। इसीलिए कितने इसके लिए कितने महीने मिनिमम चाहिए होंगे जब तक कि एडवाइजरी जो बोर्ड है वो उसको एक्सटेंड ना कर दे। तो मिनिमम जो महीने होंगे वो होंगे 3 महीने। ठीक है, 3 महीने के बाद तभी एक्सटेंशन मिलेगा जब एडवाइजरी बोर्ड अपनी रिपोर्ट ऐसी प्रस्तुत कर दे कि हाँ, इसको एक्सटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए। देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है ये किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? इसमें क्या होगा हमारा आंसर? सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध या फिर दोनों के विरुद्ध। तो इसको जारी किया जाता है इन दोनों के ही विरुद्ध, चाहे वो सार्वजनिक प्राधिकरण हो चाहे फिर वो निजी व्यक्ति हो, कोई एक इंडिविजुअल हो। ठीक है, तो इसके साथ आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, बाकी हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।